हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए CP2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 30 के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, लाइक फ्यूज, रजिस्टर और रजिस्टर का जो आपका कलर बैंड रहता है उसके बारे में भी स्टडी किया, रिले के बारे में स्टडी किया और आपके इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज के पार्ट 4 में हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी बची है इसको पूरा फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बैटरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस पूरे टॉपिक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है तारे और केबलें। दोस्तों, कई सारे लोगों ने रियल लाइफ में लगभग सभी लोगों ने रियल लाइफ में आपके वायर तो देखी होगी, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा आज जान लीजिए। दोस्तों, क्या होता है तार? दोस्तों, तार जो होता है वो आपका एक समान व्यास वाला एक कंडक्टर होता है और क्रॉस सेक्शन में कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। दोस्तों, केबल क्या होती है? केबल क्या होती है? सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर या दो से अधिक ऐसे कंडक्टर जिनकी अपनी स्वयं की इंसुलेशन हो और आपस में साथ साथ लगी हो, ठीक है। जब दो वायर को एक साथ, अगर आप इतना सा ध्यान में रखिए, अगर दो वायर को एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको केबल बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन केबल अलग टाइप की होती है। केबल में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। दोस्तों, केबल क्या होता है? मोटा तार होता है, दो या दो से अधिक तारों की लंबाई में साथ साथ जोड़कर, मरोड़कर या गूंथ कर तैयार की गई एक एकल रचना होती है, ठीक है। ये रही बिल्कुल आसान शब्दों में आपकी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तारें आपको समझ में आ गई, केबलें आपको समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं इसके बारे में, केबलों के बारे में। दोस्तों, केबल के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेशन कवरिंग और एक होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले वो इमेज दिखाता हूँ। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये रहा सबसे पहले, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। और ये रहता है, इस कंडक्टर को जो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं इंसुलेशन कवरिंग, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को जो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। तो इतना सा आपको समझ में आया। अब इसके बारे में, पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, कंडक्टर क्या होता है? ओवरहेड लाइनों, केबलों इत्यादि में कॉपर का प्रयोग कंडक्टर की तरह किया जाता है, ठीक है। कम दाम के कारण एल्यूमिनियम का प्रयोग भी अधिकतर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसुलेशन कवरिंग, मतलब ये वाला पार्ट आपका, ठीक है। इंसुलेशन कवरिंग क्या होता है तो वो ध्यान से सुनिएगा। यह एक कवरिंग है जो कि एक निश्चित रास्ते में करंट के बहाव को बनाए रखती है। यह काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, अन्यथा करंट की लीकेज हो सकती है जिससे बिजली का झटका आपको लग सकता है और आग भी लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका केबल का प्रोटेक्टिव कवरिंग। यह वाला आपको पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग वो क्या होता है? किसी मैकेनिकल घाव के विरुद्ध, यानी जो आपको मैकेनिकल मतलब आपका जो यांत्रिकी तौर पे जो आपको घाव लग रहा है, ठीक है, विरुद्ध इंसुलेशन कवरिंग को संरक्षण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंसुलेशन कवरिंग है, इसको संरक्षण देने के लिए ये वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो केबलों का आपको इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका केबल के कंडक्टर आपके कितने टाइप के होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, केबल के कंडक्टर आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉलिड कंडक्टर और एक होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है। कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड कंडक्टर में सिंगल वायर होती है और जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होती है उसमें कई सारी वायर होती है जिनको क्रिम्प किया जाता है। क्रिम्प में क्या होता है मैं वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। क्रिम्पिंग की जाती है, उसको क्या किया जाता है? क्रिम्पिंग करके जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केबल के कंडक्टर दो टाइप के, एक है आपका सॉलिड कंडक्टर और एक है स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है। बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अब दोस्तों, स्टैंडर्ड केबलों के लाभ क्या है, ठीक है। सॉलिड कंडक्टरों की बात नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड केबलों के जो प्रॉफिट है वो क्या है? दोस्तों, पतली तारों का प्रयोग किया जा सकता है जिससे केबल क्या हो जाती है? फ्लेक्सिबल बन जाती है, ठीक है। हैंडलिंग और इरेक्शन के दौरान इसे हैंडल करना आसान होता है, जो आपकी स्टैंडर्ड केबलें रहती हैं, ठीक है। इससे केबलों को आसानी से क्या कर सकते हैं? जोड़ा जा सकता है। यदि एक कंडक्टर टूट जाता है तो करंट को ले जाने के लिए अन्य कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था सॉलिड कंडक्टर में सिर्फ एक ही वायर थी जो कि काफी थिन थी, ठीक है। लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड कंडक्टर थी उसमें आपके कई सारे वायर थे। अगर एक टूट भी जाता है तो करंट को दूर तक ले जाने के लिए दूसरी वायर तो है, ठीक है। तो इतना सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिम्पिंग। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझिए क्रिम्पिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको कंडक्टर समझाया, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सॉलिड कंडक्टर, एक होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है। अब जो आपकी कई टाइप्स की वायर रहती हैं उनको एक साथ
जोड़ने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है, जो कंडक्टर में आपकी जो केबल में वायर रहते हैं, कंडक्टर रहते हैं, ठीक है, वायर को ही डिनोट कर रहे हैं दोस्तों कंडक्टर से, ठीक है। तो दोस्तों उसमें जो वायर रहती है उनको एक साथ जोड़ने के लिए, जैसे कि क्या हो, एक समान करंट फ्लो कर सके, तो जिस टूल का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं क्रिम्प टूल। और जो ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं दोस्तों क्रिम्पिंग। तो आई थिंक क्रिम्पिंग कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है इसकी, ठीक है। तो क्रिम्पिंग क्या है, गूंथना या मरोड़ने से एक सामान बना लेना। जैसे कई सारे वायर हैं उनको एक ही वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं आपकी क्रिम्पिंग, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्रिम्पिंग भी समझ में आ गई होगी और क्रिम्पिंग टूल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एमीटर। दोस्तों एमीटर क्या होता है सभी को पता है, फिर से एक बार और से जान लीजिए एमीटर क्या होता है। दोस्तों एमीटर या एमआरपी, एमीटर क्या होता है, किसी परिपथ यानी सर्किट की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। यानी ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है, उसी को बोलते हैं एमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए प्रयुक्त युक्तियों को क्या बोलते हैं, मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर बोलते हैं। जैसे कम आप करंट मेजर कर रहे हैं तो जो आप डिवाइस यूज करेंगे तो उसका नाम मिली एमीटर होगा या फिर माइक्रो एमीटर होगा। दिखने में कुछ इस प्रकार से आपका एमीटर दिखता है, ठीक है। तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। एमीटर के बारे में थोड़ा और जानते हैं, क्या होता है एमीटर, जिस शाखा में बहने वाली धारा मापनी हो, यानी जिस सर्किट में आपकी बहने वाली धारा मापनी हो, उस सर्किट को तोड़कर उसके श्रेणी क्रम में एमीटर लगाए जाते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि एमीटर जो है वो आपका सर्किट के क्या लगता है, सीरीज में लगता है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, मतलब कम से कम होना चाहिए, ठीक है। धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के समांतर, यानी क्या, उसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध डाला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए संट कैसे बोलते हैं, छोटे प्रतिरोध को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एमीटर की परास यानी रेंज बढ़ानी हो तो उसके समांतर क्रम में संट लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी बातें जुड़ी थी आपकी एमीटर डिवाइस से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वोल्ट मीटर। दोस्तों वोल्ट मीटर क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वोल्ट मीटर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, एक वोल्ट मीटर का प्रयोग पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है, यानी विभवांतर को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए इसे क्या करते हैं, सर्किट के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सर्किट लगा है, इसके पैरेलल में आपका ये वी जो साइन दिख रहा है आपको सर्किल में, इसको बोलते हैं दोस्तों वोल्ट मीटर, ठीक है। वी से डिनोट करते हैं सर्किट में। मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि इलेक्ट्रिकल सिंबल किससे क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। इसलिए इसे सर्किट के साथ क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत अधिक करंट लेगा। इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो क्या करता है, ये बहुत अधिक करंट लेता है, ठीक है। सर्किट के साथ पैरेलल में क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को जोड़ने के लिए मीटर को लोड रेजिस्टेंस के आर पार जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपका एमीटर आपका सीरीज में लगा है और वोल्ट मीटर आपका कहाँ लगा है, पैरेलल में लगा है सर्किट के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी है, ये फ्यूज लगा है, ठीक है। सबके बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, कौन सा सिंबल किसको डिनोट करता है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका वॉट मीटर। वॉट मीटर को, वॉट मीटर का जो सिंबल है वो आपका ये है, ठीक है, डब्ल्यू से, ठीक है। और दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉट मीटर, ऊपर आपको दिख रहा होगा वॉट मीटर, ठीक है। अब वॉट मीटर होता क्या है वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शक्ति मापी या वॉट मीटर क्या करता है, किसी विद्युत लोड द्वारा ली जा रही विद्युत शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी क्या, इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वॉट मीटर, ठीक है, सिंपल वर्ड में, ठीक है। चूंकि शक्ति का मान यानी पावर का मान धारा और वोल्टता दोनों के मान एम उनके बीच कलांतर यानी फेज डिफरेंस पर निर्भर करती है, ठीक है। एक करंट कॉइल जिसे सर्किट के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है और एक प्रेशर कॉइल जिसे सर्किट के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, करंट कॉइल होता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर करंट कॉइल होता है, ठीक है, जिसे सर्किट के साथ क्या करा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और प्रेशर कॉइल को क्या कराया जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। करंट कॉइल को सीरीज में जोड़ दिया और जो प्रेशर कॉइल है लाइक ये, ठीक है, उसको क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया गया, ठीक है। इन दोनों के परस्पर होने के कारण डिफ्लेक्शन होती है और सर्किट में पावर के साथ अनुपातिक होती है, किसमें, वॉट मीटर में, ठीक है। और वॉट मीटर का सिंबल आपका ये बना है, ठीक है। सर्किट की पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहती है आपकी वॉट मीटर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपका क्या लगा है, वॉट मीटर लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, वॉट मीटर लगा है।
तो यहाँ पर आपका वॉट मीटर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओम मीटर। ओम मीटर क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर से क्या होता है, जैसे कि आगे का वर्ड जो है आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया आपको, ओम किस लिए यूज होता है? रेजिस्टेंस को मापने के लिए, तो इसी से रिलेटेड होगा आपका। ठीक है दोस्तों, ओम मापी एक वैद्युत उपकरण है जो प्रतिरोध मापने के प्रयोग में आता है। ठीक है, वे ओम मापी जो अत्यंत कम प्रतिरोध को मापने के हिसाब से डिजाइन किए होते हैं उन्हें माइक्रो ओम मापी कहते हैं, यानी माइक्रो ओम मीटर बोलते हैं, जिनको कम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत अधिक प्रतिरोध के मापन के लिए मेगा ओम मापी का उपयोग किया जाता है, जिसे आम भाषा में क्या बोलते हैं? मेगर कहते हैं। ठीक है, अब मेगर क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो ध्यान से सुनिएगा। ओम मीटर आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ओम का सिंबल आप याद रखिएगा, ओम का सिंबल ये होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे सिंबल भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओम मीटर दो प्रकार के होता है। पहला होता है सीरीज ओम मीटर, जिसका प्रयोग मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। आपके ओम मीटर अगर एग्जाम में आए कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सीरीज ओम मीटर और एक होता है सीरीज ओम मीटर, जिसका प्रयोग क्या करता है? मीडियम टाइप रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है संट ओम मीटर, जिसका प्रयोग कम रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। अगर कम की बात की जाए तो संट ओम मीटर, और मीडियम टाइप के रेजिस्टेंस को मापने की बात की जाए तो आपका सीरीज ओम मीटर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हाई अगर रेजिस्टेंस नापना है आपको तो उसके लिए मेगर का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब मेगर भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ओम मीटर में उसके बेसिक रूप से एक अंदरूनी सूखा सेल, एक पीएमएमसी मीटर, मूवमेंट करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि वो डिवाइस दिखाया उसमें ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेगर। दोस्तों मेगर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का ओम मीटर ही है। ठीक है, जो इंसुलेटर यानी जो आपके क्या थे, कुचालक और कंडक्टर यानी चालक के विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल सर्किटों के दोषों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, जैसे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ और कंटिन्यूटी। ठीक है, ये मेगर का यूज होता है। कुछ इस प्रकार से आपका मेगर दिखता है। इसका सर्किट आपको इस सर्किट डायग्राम इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको सर्किट डायग्राम के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जीरो इन्फिनिटी, क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों माना कोई उपकरण है, ठीक है, उसको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेगर को फ्लैट सरफेस पे रखा जाता है। जो आपका मेगर होता है, लाइक ये आपको जो दिख रहा है, इसको क्या कराया जाता है? फ्लैट सरफेस पे रखा जाता है। ठीक है, जो टर्मिनल पर आपको जो लाइन दिख रही है ना, एल, ये आपको जो लाइन दिख रही है उसको एक कंडक्टर के साथ, और टर्मिनल पर जो आपकी लाइन दिख रही है ई, उसको क्या कराया जाता है? उसको एक अन्य कंडक्टर या टेस्ट के अंतर्गत उपकरण के फ्रेम के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो हैंडल दिख रहा है उसको स्थिर दर से, मतलब कॉन्स्टेंटली आपको घुमाना है, मतलब हैंडल को घुमाया जाता है, और स्केल पे क्या कराया जाता है? ये आपको जो स्केल दिख रहा है उस पर रीडिंग देखी जाती है। यदि रीडिंग आपको एक इन्फिनिटी नंबर दिखे, यानी असीमित संख्या दिखे, तो ये क्या शो करेगी? आपको एक ओपन सर्किट शो करेगी। और अगर रीडिंग आपकी शून्य के पास आसपास आए तो ये शॉर्ट सर्किट को दिखाएगी। ठीक है, तो ये आ रहा। इससे जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारे दोषों का पता लगा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कैसे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का पता लगाया जा सकता है हैंडल को घुमाने के चक्कर में। अगर आप यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर दिख रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट, और जीरो के आसपास है तो शॉर्ट सर्किट दिखा देगा। ठीक है, तो मेगर का यूज मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देखिएगा आप, नेक्स्ट है आपका मल्टीमीटर। दोस्तों मल्टीमीटर क्या होता है? बहुमापी या मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि कई भौतिक राशियों, लाइक धारा यानी कि करंट, वोल्टता यानी वोल्टेज, प्रतिरोध यानी आपका रेजिस्टेंस, निरंतरता और आदि को मापने के लिए काम में लिया जाता है। आपका क्या? मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर का नाम ही जैसे स्पष्ट है, कई सारी चीजों को मापने वाला। ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये आपका एनालॉग टाइप मल्टीमीटर हो, एक ये आपका है डिजिटल टाइप मल्टीमीटर। ठीक है, कई सारी चीजें इसमें आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बिल्कुल। ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या होता है? ट्रांसफार्मर का दोस्तों मेनली जो सबसे पहले यूज दिमाग में आता है वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर एसी सर्किट में क्या करता है? वोल्टेज को कम या बढ़ करता है। ठीक है, कम करता है या फिर बढ़ाता है, उसका काम यही तो होता है एसी सर्किट में, वोल्टेज का, और वोल्टेज को कम करता है या फिर बढ़ाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसमें कोई चलने या घूमने वाला अवयव नहीं होता। ठीक है, यह किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ठीक है, यानी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफर करता है ये। यानी कि क्या होता है? इसमें दो आपकी क्या होते हैं? सर्किट होते हैं। क्या होते हैं? दो सर्किट होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है,
इसमें क्या करता है, एक में आपके लोड रहता है और एक में आपके क्या रहता है, एक में आपका सोर्स रहता है। ठीक है, तो एक रहती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और एक रहती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। वो क्या होती है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, अभी ध्यान से ये सुनिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या करता है, कार्य कर सकता है, एक दिश के साथ नहीं, यानी आपकी दिश धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक फेजी, तीन फेजी या बहुफेजी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है आपके लिए। ट्रांसफार्मर क्या है, किसी ट्रांसफार्मर में एक या दो से अधिक क्या हो सकती है, वाइंडिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, क्या हो सकती है, एक या दो से अधिक वाइंडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वाइंडिंग वाला आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहा है। ठीक है, दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के प्राथमिक यानी प्राइमरी एवं द्वितीयक यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या एवं उनके विभवांतरों से निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। वी एस अपॉन बी पी यानी क्या, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, या ऑफ अपॉन क्या होता है, वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। एन एस क्या है, नंबर्स ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। एन बी क्या है, नंबर्स ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जब द्वितीयक वाइंडिंग यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर प्राथमिक वाइंडिंग के विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को दोस्तों बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो आपके प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक होता है स्टेप डाउन, उसमें क्या होता है, इसके विपरीत जब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होता है वो क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो, कम हो, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा है, ठीक है, और सेकेंडरी में वाइंडिंग कम है, तो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज भी ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम, जिसे बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दोस्तों क्या होता है ये नियम दोस्तों डीसी मोटरों पर लागू होता है। ठीक है, ये नियम आपको बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा यानी मैग्नेटिक फोर्स की दिशा, डायरेक्शन बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या है ये नियम, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यदि बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियां, जो आपकी बाएं हाथ की पहली तीन उंगलियां हैं, एक दूसरे के लंबवत रखी जाए यानी 90 डिग्री के एंगल पे रखी जाए, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स अंगूठे की दिशा में होगा। ठीक है, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप लोग देखनी सुनिएगा। तर्जनी आपकी क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है, ये वाली उंगली। ठीक है, और जो धारा है वो क्या कर रही है, तर्जनी जो आपकी तर्जनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र और आपकी मध्यमा करंट की दिशा शो कर रही है, और जो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल है वो अंगूठे के द्वारा निरूपित किया जा रहा है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल का नियम है, उसमें जो अंगूठा है वो क्या शो कर रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर तर्जनी पूछ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र डिनोट कर रहा था, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मध्यमा, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डीसी इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर है एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को उपयोगी कार्य करने के लिए रोटरी मोशन में बदल सकती है। इसका मतलब सिंपल आप वर्ड में समझिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है आपकी क्या, डीसी मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करिए। ठीक है, क्या होती है दोस्तों डीसी मोटर की, दोस्तों जो कार्यकारिणी है, मतलब जो इसका प्रिंसिपल है, वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा हो, यानी क्या कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब कंडक्टर पर एक फोर्स कार्य करता है जो कि उसे घुमाने की कोशिश करता है। और दोस्तों जो फोर्स रहता है वो आपका उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू बी आई एल यानी ILB, इसको बोलते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा क्या होता है इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो पोल दिख रहे हैं, एक है उत्तर और एक है दक्षिण। ठीक है, पोलों के अंतर्गत क्या करते हैं, तार के एक लूप को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है तार का एक लूप को क्या कर रहा है, शो किया गया है। कंडक्टर ए, जो आपको कंडक्टर ए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, में क्या करते हैं, करंट को अंदर की ओर दर्शाया गया है, करंट को क्या कर रहा है, अंदर की ओर दर्शाया गया है। ठीक है,
जबकि कंडक्टर बी, जो आपको कंडक्टर बी दिख रहा है, उसमें क्या है कि बाहर की ओर दर्शाया गया है। देखिए आप इसका जो एरो है उस पर ध्यान दीजिएगा। एरो पे आपको शो कर रहे हैं कि जो करंट है वो आपको ए कंडक्टर में अंदर की ओर और बी में क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर शो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडक्टरों ए और बी पर फोर्स कार्य करेगा। क्या करेगा, एक फोर्स वर्क करेगा जो कि लूप को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, ये वाली दिशा में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से घूमते हैं ना, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। ठीक है, जैसा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम द्वारा बताया गया था। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, जैसे लॉरेंज बल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, लॉरेंज बल के कारण ही ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग प्रोसेस भी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और अच्छे से इसकी इमेज, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो आपको मैग्नेट दिख रही है। ठीक है, दो आपके यहाँ पर क्या रहते हैं, कंडक्टर रहते हैं। फोर्स वर्क करता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डीसी मोटरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर क्या क्या होती है। एक होती है आपकी डीसी शंट मोटर, एक होती है डीसी सीरीज मोटर और एक होती है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, एक एक के बारे में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। जो फील्ड वाइंडिंग है आपकी, वो ये आपको जी दिख रही होगी फील्ड वाइंडिंग, उसको क्या किया जाता है, आर्मेचर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये आपका जो आर्मेचर दिख रहा है यहाँ पर आपको गोल सर्कल का, उसको क्या कराया जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है डीसी शंट मोटर में। ठीक है, अब डीसी सीरीज मोटर का क्या होता है दोस्तों, एक डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को क्या कराया जाता है, आर्मेचर को सीरीज में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, क्या होती है डीसी कंपाउंड मोटर दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये सीरीज और शंट मोटर का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, इसमें दो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और इसे आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें मोटी तार वाले कुछ चक्कर होते हैं, दूसरी वाइंडिंग का शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं और इसे आर्मेचर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें पतली तार के बने हुए कई चक्कर होते हैं, किसमें, डीसी कंपाउंड मोटर में। ठीक है, अब इनके कुछ यूज भी होते हैं, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। डीसी शंट मोटर का यूज क्या होता है, वो ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर लो स्टार्टिंग टॉर्क पर स्थिर स्पीड की आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए जैसे कि वुड वर्किंग मशीनें हुई, पानी के पंप हुए, लेते हुए। ठीक है, तो ये आपके यूज हैं डीसी शंट मोटर के। डीसी सीरीज मोटर के क्या यूज हैं आपके, इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेनें, ट्रामें, क्रेनें, लिफ्टें। ठीक है, ये सब आपके यूज हुए डीसी सीरीज मोटर के। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर का क्या यूज होता है दोस्तों, इसका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर इंटरमिटेंट उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए रोलिंग मिले, प्रेसें, हैवी प्लेनर्स, प्रिंटिंग मशीन है, तो ये आपके यूज हुए डीसी कंपाउंड मोटर के। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन भी इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है सोल्डरिंग। दोस्तों सोल्डरिंग भी एक प्रोसेस है। क्या होता है दोस्तों सोल्डरिंग में, सभी लोगों ने आई थिंक किया होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सोल्डरिंग एक विधि है, यानी एक प्रोसेस है जिसमें धातु की दो प्लेटों या कंडक्टर को बिना पिघलाए एक अलॉय, जिसे सोल्डर कहते हैं, जिसका गलनांक सोल्डर की जाने वाली धातुओं से क्या होता है, कम होता है, उससे जोड़ा जाता है। ठीक है, केबल जॉइंटों की, यानी जो केबल आपको मैंने दिखाई, ठीक है, अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बनाए रखने और कोरोजन रोकने के लिए सोल्डर किया जाता है। ठीक है, अच्छी स्ट्रेंथ रहे, जो केबल की आपकी जॉइंट रहते हैं ना, मैंने आपको दिखाया था जो क्रिम के द्वारा किए जा रहे थे। ठीक है, सोल्डरिंग विधि के दौरान फ्लक्स का प्रयोग कंडक्टरों की सरफेस पर ऑक्साइडों को घोलने और डीऑक्साइडन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग किस प्रकार से होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सोल्डरिंग का एक मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिकल सिंबल। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके सारे आप बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सोलेनाइड को इस साइन से, और एमीटर को आपका ये ए दिख रहा होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर को आपको इस तरह का वी दिखता है, रेस्ट सेटर में आपका इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसमें एरो आ जाए तो ये वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा, मतलब क्या, जो रजिस्टर है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल मीटर में इस तरह से ऊपर से एरो लग जाए, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए इस तरह में अगर ऊपर से एरो आ जाए आपके, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल मीटर का साइन। ठीक है, सिंगल सेल के लिए आपका इस तरह का डायग्राम बनता है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल सेल के लिए, ठीक है। अगर सीरीज में सेल होंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, अगर लैंप बल्ब होगा तो इस तरह का डायग्राम आपका रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी ये सिंबल है आपके गैल्वेनोमीटर के लिए इस तरह का जी रहेगा एक सर्कल में, ठीक है। वोल्ट के लिए वी इस तरह से, ओम के लिए डब्ल्यू, ओम के लिए दोस्तों इस तरह का साइन होगा, माफ कीजिएगा गलत लिखा है। ओम के लिए आपका ये वाला साइन बनता है, फिर से मैं बना देता हूँ। ओम के लिए आपका इस तरह का साइन बनता है, ठीक है, उसमें गलत लिखा है। स्विच के लिए आपका इस तरह का साइन बनेगा, पुश बटन स्विच के लिए आपका ये, डायोड के लिए आपका ये वाला, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ये वाला, और ट्रांसफार्मर के लिए तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए इस तरह का बना रहेगा साइन, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिकल साइन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वहां पर ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। सुरक्षा सावधानी यानी सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन रखना पड़ती है आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नोट करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी सावधानी है कि जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस पर कार्य कर रहे हो आप, तो सभी करंट स्विचों को क्या कर दें, ऑफ कर दें, ठीक है। नेक्स्ट सावधानी जो है, इंसुलेटेड हैंडलों वाले टूल्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी जिसमें क्या हो, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस तरह के हैंडल का आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पावर आउटलेट को ओवरलोड ना होने दें, ठीक है। ऐसी तारों का प्रयोग ना करें जो कि छिली हुई हो, या ऐसे प्लगों या कंपोनेंट्स का प्रयोग ना करें जो कि क्या हो, क्रैक हो, ठीक है। खराब साज सामानों का प्रयोग कभी ना करें आप। सॉकेट से प्लग को निकालते समय प्लग पर से खींचें, ना कि तार से, ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, करंट लग सकता है आपको। इलेक्ट्रिकल झटके की स्थिति में आर्टिफिशियल श्वास और दिल की भारी मालिश का प्रयोग करें, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल झटका मिल जाए तो आर्टिफिशियल सांस देने चाहिए, ठीक है, लोगों को। सुरक्षा सावधानी ये आपकी रही इलेक्ट्रिकल के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटरी, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने का दोस्त बेल आइकन को जो दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।